मित्रों नमस्कार। आज हम जगदीशपुर के जाने माने पत्रकार राकेश कुमार दुबे से आपको मिला रहे हैं। आपको बता दें, गत 12 वर्ष से राकेश जी दैनिक जागरण में प्रखंड संवाददाता जगदीशपुर के रूप में काम कर रहे हैं। प्रखंड क्षेत्र में इनकी छवि बहुत ही सुंदर बनी हुई है और लोग जानते हैं कि इनकी रिपोर्टिंग कभी बेकार नहीं जाती है। ये जिस चीज पर कवरेज करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। आइए आपको हम मिलाते हैं राकेश कुमार दुबे से। आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। आप अपने कलम से जनसामान्य के जीवन को उजाला में लाते हैं, उसकी समस्या का समाधान करते हैं। खुद एक पत्रकार की जिंदगी कैसी होती है? बहुत तनाव भरी जिंदगी होती है पत्रकार की। जगदीशपुर क्षेत्र में जहाँ की आप रिपोर्टिंग करते हैं, यहाँ के पब्लिक की समस्या को आप किस रूप में देखते हैं? यहाँ काफी समस्या है पब्लिक का। क्या? जैसे जिनको पैदल का है उसको जनप्रतिनिधि का सहयोग उतना नहीं मिल पाता है। हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक हो पाता है उसको आगे बढ़ाते हैं। कोई भी अखबार वाले के पास कोई योजना नहीं है कि किसी आदमी को जाके वो डायरेक्टली दे सके। पत्रकार एक शासन प्रशासन के बीच का कड़ी, पब्लिक और प्रशासन के बीच का कड़ी है। आपकी आवाजों को हम ऊपर तक पहुंचाते हैं। कार्रवाई करने का काम पदाधिकारियों का है, जनप्रतिनिधियों का है। जितना बन पाता है हम लोग उसमें सहयोग करते हैं, दबाव बनाते हैं कि भाई इनको सुविधा मिलनी चाहिए। राकेश जी, 1 दशक से अधिक से आप पत्रकारिता कर रहे हैं इस क्षेत्र में। इस इलाके की समस्या को आप बखूबी जान रहे हैं। इस इलाके में क्या समस्या है और कैसे किन रूपों में पाते हैं यहाँ के लोगों की समस्या है? सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। जब तक किसान खेती नहीं करेंगे तब तक लोगों का भरण पोषण कैसे होगा? तो किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की। यहाँ इस क्षेत्र में कतरनी ज्यादा उत्पादन होता है। देश विदेश में कतरनी के नाम से जयपुर को जाना जाता है और आज कतरनी की खेती ही ये हो रहा है खत्म होने के कारण पर। क्यों? सिंचाई की सुविधा पहले क्या था, नदी में बालू भरा हुआ था तो उससे सिंचाई होता था। आज के समय में नदी का जलस्तर नीचे चला गया है, जिसकी वजह से सिंचाई नहीं हो पा रहा। नदी का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है और इस वजह से खेती पर असर पड़ा है। कतरनी का जो मुख्य खेती होता है वो जगदीशपुर से लेकर बांका जिला की सीमा होता है और जब तक नदी का पानी उसमें नहीं आया, वैज्ञानिक अनुसंधान में ऐसा सामने आया कि जब तक नदी का पानी चावल का उसमें नहीं आया तब तक कतरनी का जो खुशबू होता है वो नहीं रहेगा। यहाँ से कतरनी का बीज लेकर आप कहीं भी जाए वहां लगाओ, कतरनी धान तो होगा, लेकिन वो जो जिस वजह से वो जाना जाता है वो उसमें नहीं रहेगा। खुशबू, उसकी मोटाई, वो उसका गुण अपना खत्म हो जाए। जाहिर है, लगता है कि नदी का शोषण हुआ है जी। और ये बालू को आप किस रूप में देखते हैं? बालू क्षेत्र के लोगों के लिए अभिशाप साबित हुई है या वरदान साबित हुई है? आप दोनों कर सकते हैं। अब दोनों कैसे कर सकते हैं? आज से पहले याद है हमको 84 या 85 के आसपास, इसमें याद नहीं हमको, उसमें इस क्षेत्र में बाढ़ काफी आता था। तो उसमें लोगों ने समस्या रखी यहाँ के विधायक के पास। उसमें विधायक हुआ करती थी सुभाष श्रीवास्तव। तो उनका कहना था जब इंजीनियर से जांच करवाया तो पता चला कि अंधेरी नदी और चमन नदी के मुहाने पे बालू का पहाड़ खड़ा है। तो उसमें सरकार योजना बना रही कि बालू को हटवाया जाए ताकि पानी सभी नदियों में बराबर जाए और बाढ़ की समस्या से निजात लोगों को मिले। लेकिन बाढ़ के समय में बालू के माफिया या बंदोबस्तधारी इस तरह हावी हुए कि मुहाने का पहाड़ तो खत्म हुआ ही, नदी का जो अपना श्रृंगार होता है वो भी लोगों ने शोषण कर लिया, दोहन कर लिया उसका। और स्थिति आज ऐसी हो गई कि नदी किनारे बसे गांव के लोगों का जो लोगों के लिए पानी पीना दुर्लभ हो गया, शुद्ध पानी, जल स्तर उसका नीचे चला गया। तो पहले भी अभिशाप था, बाद में भी अभिशाप हुआ। अब वरदान किस रूप में हुआ कि आज की डेट में इस क्षेत्र के लोगों का, जयपुर प्रखंड हो, सापुर प्रखंड का कुछ इलाका हो, नाथनगर प्रखंड का हो या बजरंग प्रखंड के लोग हों, इसमें हजारों मजदूर
आज बालू के धंधे में संलिप्त हैं, वैध या अवैध, उनके घर का चुनाव उसी बालू के वजह से चलता है। वो चोरी करके निकाले या ईमानदारी से निकाले, उसी से उनके घर का दिया जाता है। तो ये मजदूरों के लिए बदनाम है, सामान्य तौर पर कहा जाए तो मुश्किल का विषय है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि की क्या सोच है इसके बारे में? जनप्रतिनिधि की सोच यहाँ पर उनको अपने राजनीति से मतलब है। अगर वो बालू की समस्या उठाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि आजाद मजदूर उसमें है। तो वो सामान्य लोगों का की समस्या को अगर गौर करते हैं तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। तो कुर्सी बचाने के लिए वो अपना निजी स्वार्थ के लिए इस समस्या को दरकिनार करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास एक ऑप्शन देना चाहिए, एक विकल्प रखना चाहिए कि जितने भी लोग बालू से नदी से जुड़े हुए हैं उनके भरण पोषण के लिए, उनके रोजी रोजगार के लिए सरकार कुछ व्यवस्था करे। क्या ऐसा कुछ दिमाग में आता है? ऐसा कुछ हो सकता है? सरकार व्यवस्था करे, रोजगार उपलब्ध कराए, फैक्ट्रियां खोले, या जो भी मनरेगा या कुछ जितनी भी योजनाएं सरकार की चल रही है वो ईमानदारी से धरातल पे उतरे। बालू के संबंध में है कि उनको अवैध पकड़ने के लिए बहुत सिस्टम सरकार का है, लेकिन सरकार की सिस्टम ही उनको सेंध लगा रही है। रोड से अप्रोच जैसे भी स्थानीय प्रशासन को कहा जाता है, शिकायत को लोग करते हैं तो कहा जाता है कि ये खनिज पदार्थों का काम है पकड़ना। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न है कि जब खनिज अधिकारी का बालू पकड़ने का काम है तो फिर चलवाने का अधिकार किसको है? ये यक्ष प्रश्न है जिसका इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। बार बार मैंने प्रयास किया, लेकिन क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं, सबका स्वाद जुड़ा है, तो सवालों के साथ भी उम्मीद कर देंगे। यहां पत्रकारिता करना थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है स्थानीय पत्रकारों के लिए। नदी और बालू के अलावा जगदीशपुर क्षेत्र में और क्या समस्या आप देखते हैं? किस परिप्रेक्ष्य में? विभिन्न परिप्रेक्ष्य में 12 साल का आपको अनुभव है, यहाँ के लोगों की समस्या को किस रूप में देखते हैं? समस्याएं अगर एक हो तो बता पाना संभव है। आप हमको ये बताएं कि किस परिप्रेक्ष्य में बताना है। जैसे आप ले लीजिए ट्रैफिक जाम रोड पे, तो यहाँ अभी भागलपुर से जगदीशपुर तक वन वे किया है कि जो भी भारी वाहन इधर से जाएगी वापसी वो गौराडी होते हुए जगदीशपुर आएगी। लेकिन यहाँ शाम के समय में कुछ पर्सनल व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए रात में कई गाड़ियों को इधर से क्रॉस करवाया जाता है। वो भी एक समस्या है लोगों को। अपने समय पे वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे, इसे अगर कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे तो वो स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाएंगे। ट्रेन पकड़ना, ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। अब उनको इतनी समस्या है, ट्रैफिक जाम ना लगे इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है, बहुत जगह तैनाती की गई है। लेकिन सभी लोग अगर अपना क्षमता से, अपने क्षमता का अगर 30% भी ईमानदारी से दे दें तो बहुत समस्याएं हल हो सकती है। बाईपास से लेकर जगदीशपुर इलाके तक, जगदीशपुर का क्षेत्र जहां तक है, यहां तक के जो जाम का समस्या जो उत्पन्न होता है, इसके लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? सड़क का संकरा होना या प्रशासन की गश्ती न लगा पाना? दोनों चीज है। सड़क का संकरा पर भी है, इतनी गाड़ियां चलती है, रोड किनारे लगा देते हैं। गाड़ी के चालक भी हैं जो कि लोगों की सुविधा को ख्याल नहीं रखते, जिधर हुआ उधर हुआ। इसमें मोटर व्हीकल का जो अधिकारी हैं उनको भी गौर करना होगा। जगदीशपुर क्षेत्र में बाईपास से लेकर विशेष करके शराब फैक्ट्री तक, जहां तक भागलपुर जिला पड़ता है, यहां तक जो जाम लगा रहता है, कभी कभी जाम लग जाता है अक्सर, तो इसके लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? सड़क का संकरा रहना या पुलिस की गश्ती में कहीं न कहीं लापरवाही? मेरे ख्याल से दोनों है। सड़क का संकरा रहना भी, और बहुत ऐसे चालक हैं जो कि नवाली, उसको गाड़ी चलाने का, ट्रैफिक का कोई ज्ञान भी नहीं, फिर भी वो गाड़ी चला रहे हैं। इस पे नियंत्रण करने का काम परिवहन पदाधिकारी का है। उनके सहयोगी में स्थानीय थाना रहते हैं, जो थाना में बैठे अधिकारी हैं वो उनको भी गौर करना चाहिए कि कौन सा ड्राइवर चला रहा है, वो कैसा है नहीं है। लेकिन इस पे स्थानीय थाना का कोई ध्यान नहीं। थाने की पुलिस सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम को लेकर चलते हैं कि कब शाम हो जाए और कब हम सेवा शुल्क लेना शुरू कर दें।
अधिकता देखा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी पुलिस पदाधिकारी ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो विभाग को बदनाम करते हैं। एक सूत्री कार्यक्रम उनका है, बाकी कोई भी जाए उसको रोकना टोकना कहीं कोई उनको जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि बहुत बार तो वो डरते भी हैं कि उनको टोकेंगे तो बेकार मेरा 1 घंटा समय बर्बाद हो जाएगा, इसमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा। जहाँ जिस विभाग में नफा नुकसान की बात आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि सड़क पे जाम लगना, संकरी होना या जो भी है सारा समस्या तो वहाँ से देना। संकरी होना तो सरकार का एक है, पहले प्रोजेक्ट था, आज गाड़ी ज़्यादा संख्या बढ़ गया। लेकिन जब तक मुस्तैदी से पदाधिकारी काम न करें तब तक ये समाधान नहीं होने वाला। मुस्तैदी से पदाधिकारी काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर वो क्यों नहीं कर पाते, किन परिस्थितियों में वे अपना दायित्व नहीं निभा पाते हैं। पढ़े लिखे पदाधिकारी होते हैं, बहुत लंबा संघर्ष करके वो पदाधिकारी बनते हैं और इसके बाद भी यदि वो जन समस्याओं के प्रति जो है उदासीन बने रहते हैं। यहाँ पर आपको क्या लगता है ऐसा आखिर क्यों होता है? इच्छा शक्ति का कमजोर होना। पदाधिकारी कहीं न कहीं वो हो सकता है वो अपने दबाव में कहीं से रहते हों या व्यक्तिगत स्वार्थ में, इच्छा शक्ति का भी अभाव, बस ड्यूटी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप गए शिकायत किए, बस ठीक है मैं भेजता हूँ पुलिस को, भेजेंगे 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद, तब तक आप अपने से करिए। आप प्रखंड कार्यालय में आप ये सुने होंगे गश्ती से पहले के ज़माने में जो पुलिसिंग होती थी, गश्ती से आपराधिक तत्व के लोग भागते थे, इंसान करीब आते थे। लेकिन पिछले 1 दशक से या 5 साल 7 साल 8 साल से कहिए आप, अब इंसान भाग रहे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग करीब आ रहे हैं। जब पदाधिकारियों का बैठक अपराधियों के साथ हो जाए, उनके साथ चाय नाश्ता और टेबल शेयर हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इंसानों का क्या स्थिति हो, कहाँ न्याय मांगने जा रहे हैं आप, कहाँ किनसे न्याय मिलेगी आपको। सब अंधेरा है चारों तरफ, अपराधियों के लिए उजाला है। इसमें जीने का प्रयास करिए, जीने का आम लोगों से हम करें, बस इसी में जीने का प्रयास करिए। खंड का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को आप किस रूप में अपने अखबार के माध्यम से आगे रख पाते हैं आप? ग्रामीण क्षेत्र में जब भी समस्याएं दिखी है या लोगों ने बताया है, उसको बखूबी हम लोगों ने अखबार में अपना जगह दिया है कि लोगों का काम हो जाए। बाकी पदाधिकारियों पर निर्भर करता है वो क्या करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। आप दैनिक जागरण से जुड़े हुए हैं। दैनिक जागरण में क्या खासियत है जो कि आप वहाँ गए हैं तो वहीं के होकर रह गए हैं? जागरण में काफ़ी लोग सहयोगी हैं और इसमें जितनी भी खबरें चलती है तथ्य के साथ चलती है। आप तथ्य से बाहर जाके खबरें प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। जागरण में बैठे अधिकारियों का नियंत्रण होता है सभी रिपोर्टरों पर कि आप तथ्य से परे नहीं जाए और साक्ष्य के साथ खबर लिखें। इसमें सभी को एक समान नज़र से देखा जाता है, पक्ष विपक्ष की बात इस खबरों में नहीं आती है। रिपोर्टरों से लाख दुश्मनी हो क्षेत्र में, अगर वो सही है तो रिपोर्टर उनको सही प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभिक स्तर पे शुरुआती दौर में जब आप गए होंगे इस क्षेत्र में, तो तब का रिपोर्टिंग का अनुभव और अभी का रिपोर्टिंग का अनुभव दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं? जब हम गए थे उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ था, सीखने के लिए आज भी बचा हुआ है। उस समय काफ़ी सीखने का जो ज़रूरत था तो ऑफिस के लोगों ने काफ़ी मदद भी किया। आज है कि कार्यालय में बैठे लोग भरोसा करते हैं कि नहीं हमारा रिपोर्टर अब ये कवर कर लेगा। तो बहुत कुछ क्षेत्र से सीखने को मिला, कुछ ऑफिस से सीखने को मिला और अभी बाकी बचा हुआ समय अगर रहे तो सीखें और सीखेंगे आगे। अभी कोरोना काल में एक रिपोर्टर को कितना अधिक परेशानी होती है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? कोरोना काल में जो पहला चरण था उसमें तो हैवोक था सभी जगह। उसमें भी हम लोग कदम से कदम मिलाकर, शासन प्रशासन आम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर बिना किसी सुरक्षा का साथ चलते थे।
जब आसपास के लोगों को कोरोना हुआ, संक्रमित हो गए, तो डर तो लगा हमें भी, फिर भी सर्वाइव किए। अगर हम डर जाएंगे तो लोगों को भरोसा कैसे देंगे। क्वारंटाइन सेंटर में उसमें जाना पड़ता था, जबकि कोई भी सरकारी सुविधा पत्रकारों को नहीं मिलता। एक मास्क या एक सैनिटाइजर भी उपलब्ध नहीं कराया जाता था प्रशासन की तरफ से। और यहाँ तक देखिए सरकार के द्वारा उसे फ्रंटलाइन वर्कर भी घोषित नहीं किया गया। वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ तो वैक्सीनेशन में सभी वो स्वास्थ्य कर्मी हो या सरकारी कर्मी जिस रूप में जुड़े हों, वो फ्रंटलाइन वर्कर थे, पत्रकार नहीं। जबकि पत्रकार, मुझे लगता है पुलिस और डॉक्टर के बाद अगर किसी का स्थान था तो वो पत्रकारों का था। कोरोना का जब दूसरी लहर भारत में चरम पे पहुंचा तो उसके बाद पत्रकारों को बिहार सरकार में फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया गया, तो पत्रकारों को भी वैक्सीन लगने लगी। इस कदम से पत्रकारों में खुशी की लहर है, लेकिन सरकार को चाहिए था इससे पहले इसको फ्रंटलाइन घोषित करना चाहिए था। कई पत्रकार इसमें काल कलवित हुए, कोरोना के शिकार हुए। किस लिए? कोरोना काल में भी न्यूज कवरेज करने के दौरान वो संक्रमित हुए। अगर इन्हें भी वैक्सीन पहले पड़ गया होता तो शायद अच्छे अच्छे पत्रकार को खोना नहीं पड़ता, जो समाज के एक आईना के रूप में काम कर रहे थे। पत्रकार को बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कोरोना जैसी महामारी में, आपदा में भी जो है सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जाती आपको, सब कुछ निजी तौर पर ही करना पड़ता है। ऐसे में क्या सोचकर पत्रकार जान जोखिम में डालकर जो है रिपोर्टिंग करते हैं? आखिर क्या उनको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? समाज हित में शासन प्रशासन कितना समाज को दे पाएगी ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। फिर भी पत्रकार को लगता है कि अगर हमारे वजह से अगर किसी की जान बच जाए तो वो एक सुकून मिलता है, इसलिए पत्रकार जान जोखिम में डाल के भी लोगों के लिए काम करते हैं। जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन यह तो वही बात होगी जैसे कि पहले कहा जाता था कि पत्रकारिता एक मिशन है, वहां पैसे की कोई बात नहीं होती है, लेकिन आज कहा जाता है कि पत्रकारिता व्यवसाय है। ऐसे में दोनों में क्या सामंजस्य कहाँ पे देखते हैं आप? मैं यही साक्षात्कार शुरू होने से पहले मैंने बताया था कि पहले के युग में जो पत्रकारिता हुआ करता था तो उनका वो सेकेंडरी था। जब अपने पारिवारिक जिम्मेवारी से आप निवृत्त हो गए तो वो पत्रकारिता करते थे, समाज को भी उनको उठाना है। बाद के दिनों में पत्रकारिता एक व्यवसाय से जुड़ा, लोगों को कुछ बढ़िया सैलरी मिलने लगा, मानदेय मिलने लगा। ग्रामीण स्तर पे मिले ना मिले, कार्यालय स्तर पे तो लोगों को मिलता है, तो वो एक लोगों का मिशन बन गया कि चलो मेरा एक जॉब लग गया। आज के युग में वही है, हम अभी भी करना चाह रहे हैं कि जो इनको पत्रकारिता क्षेत्र में आना है वो सेकेंडरी इसको लेके चलें, प्राइमरी में आपका लक्ष्य कुछ और हो, जहाँ की एक निश्चित आमदनी हो। हाँ, पत्रकारिता क्षेत्र में आए आप, जब आप पगारी जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाएं, अब आपके पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, तो फिर आप पत्रकारिता हमारे समाज को बहुत कुछ देंगे। आप हमें यह बताएं, पूरे रिपोर्टिंग काल में जहाँ तक आपका अनुभव है, इतने अवधि में आपको कभी भय का अनुभव हुआ है क्या? भय तो कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। एक बार खीरी बांध में कोई नक्सलाइट में मरे थे, मुखरिया गाँव में, वहाँ गए थे, थोड़ा सा भय लगा था, क्योंकि जिनका बेटा शहीद हुआ था उनकी माँ को लगा कि मैं ही अपराधी था वहाँ, और रोते रोते मेरा हाथ पकड़ ली थी उस समय। तो मुझे काफ़ी भय लगा, पता नहीं हाथ छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। तो बस वही एक समय था जो 5 मिनट के लिए, उसके बाद तो ऐसा कभी क्षेत्र में नहीं लगा। आप पत्रकारिता करते हैं, इनके साथ साथ आपका व्यक्तित्व बताता है कि आप दार्शनिक के रूप में भी दिखते हैं। इसमें क्या कोई रहस्य है क्या? जिनकी नज़रिया जैसी होती है उनको अगला नज़र भी वैसे आते हैं। क्योंकि आप एक खुद शिक्षक हैं, शिक्षक में भी बहुत दूर तक आप पहुँचे हुए हैं, PhD आपने किया है, और बच्चों के चरित्र निर्माण में काफ़ी आपकी सहभागिता रहती है। जब से हम लोग देख रहे हैं, एक प्राइमरी टीचर से होकर आज हाई स्कूल के टीचर में पहुंच गए, आज PhD आप बोल रहे हैं, स्वाभाविक आप खुद दार्शनिक हैं, इसलिए आपको दूसरे के चेहरे में दार्शनिक लगता है। मेरे अंदर ऐसा कहीं कुछ मुझे महसूस नहीं होता। प्रिंट मीडिया जब से शुरुआत हुई तो उसके बाद से आज वेब पत्रकारिता तक की दुनिया आ गई है। इस बीच बहुत सा उथल पुथल हुआ।
और जहां तक प्रिंट मीडिया नहीं पहुंच पाई वहां वेब मीडिया पहुंच गई है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? नहीं, प्रिंट मीडिया भी पहुंची है वहां तक, लेकिन वेब मीडिया में अगर बात करें तो किसी एक वेब मीडिया की अगर बात करें तो आप बताएं हमको ये भी उदाहरण कि वो हर एक कोने तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि वेब मीडिया की संख्या ज़्यादा है, लड़के उसमें ज़्यादा हैं, तो हर एक गांव में एक पत्रकार है, तो स्वाभाविक है उनकी पहुंच ज़्यादा होगी। और प्रिंट मीडिया में प्रखंड में कोई एक है, संख्या लाखों है, तो वहाँ हर एक गाँव तक पहुँची तो है, हाँ रेगुलर नहीं पहुँच पाती है। तो उतना सामंजस्य होता है, लोग उनको सूचना देते हैं, लोग वहाँ जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ जाते हैं। अब सामान्य मारपीट हो, घर के आपसी रंजिश हो, उसमें प्रिंट मीडिया क्या काम है? मेरे कहने का मतलब था कि आज हर हाथ में मोबाइल है जी, और लोग इससे हर तरह की सूचना क्विक पा लेते हैं। ऐसे में प्रिंट मीडिया का भविष्य क्या देखते हैं आप? प्रिंट मीडिया का भविष्य था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वो अस्थायित्व है। आप कहते हैं कि जो भी नए लड़के इसमें आ गए उसे सेकेंडरी रूप में लें इस पैसे को। आप क्या सिर्फ इस पर ही निर्भर हैं या आप भी कुछ और करते हैं? बहुत दिन तक इसी में निर्भर थे, अब कुछ कुछ कर रहे हैं अदर सोर्स से भी। इस पैसे से कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं? चाहना इसमें क्या, बस संतुष्ट नहीं है तो क्या चाहते हैं आप? नहीं, दबाव इतना ज़्यादा है ना कि दबाव अब झेल पाना संभव नहीं हो पाता। 10 साल से दबाव हो रहा है, चल रहा है, सामाजिक दबाव, कार्यालय दबाव, प्रशासनिक दबाव, बहुत तरह का दबाव झेलना पड़ता है। एक उम्र होता है दबाव झेलने का, और उस उम्र से हम आगे बढ़ चुके हैं। क्या एक पत्रकारिता सिर्फ युवाओं का ही? हाँ, पत्रकारिता सिर्फ युवाओं के लिए ही है? दौड़ने वाले के लिए सिर्फ युवा के लिए, बाकी बैठने वाले के लिए कार्यालय में है। अभी आप युवा हैं और एक और कहते हैं कि आप उस अवस्था में पहुंच गए जहां दबाव झेलना आपको मुश्किल हो पा रहा है। आप अपने आप को किस अवस्था में पाते हैं? युवावस्था में या युवावस्था के अंतिम अवस्था में पाते हैं? अंतिम अवस्था में पाते हैं। ऐसा क्यों? अभी तो आप बहुत तेज तर्रार है, युवा है, प्रखंड क्षेत्र में जो है वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। जो दिखता है वो हमेशा नहीं होता है, और जो होता है वो दिखता नहीं। युवाओं को हम संदेश ये देना चाहेंगे कि पत्रकारिता क्षेत्र बाहर से बहुत चमक धमक वाली लगती दिखाई पड़ती है, लेकिन अंदर में जाके वो विशेष कुछ नहीं है। पहले आप अपने करियर को फोकस करें, कंपटीशन की तैयारी करें, या और कोई किसी धंधे को अपनाने का प्रयास करें। जब कहीं कुछ ना मिले, थक हार जाएं, तो आप फिर इस क्षेत्र को चुनें। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जगदीशपुर क्षेत्र में पत्रकारिता जगत को मिलने वाली चुनौतियां और इस क्षेत्र की समस्याओं को आम दर्शकों के सामने रखने का प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मिलते हैं आगे एक दूसरे पत्रकार के साथ।